क्या आपने नोटिस किया कि पिछले कुछ महीनों में जो आपका घर का खर्च है वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है? आपको फ़ील हो रहा होगा कि आज से 6 महीना पहले जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते थे घर के लिए, आज भी हम वही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, सैलरी तो मेरा पहले से फिक्स ही है, लेकिन उसके बाद भी घर का खर्च क्यों बढ़ रहा है महीना दर महीना? गवर्नमेंट बोल रही है कि इन्फ्लेशन रेट 0.25% है, तो फिर ये क्यों बढ़ रहा है? तो इसका एक रीज़न है रुपये का डेप्रिसिएशन होना। डॉलर के अगेंस्ट में रुपये का वैल्यू का गिरना ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। पिछले 1 साल में रुपये 6% से अपने वैल्यू खो चुकी है, या यूँ बोलिए कि डॉलर 6% से स्ट्रॉन्ग हो गया है, जबकि पिछला 15 महीना में स्टॉक मार्केट ने 0 रिटर्न दिया है। और इन्फ्लेशन भले कम है, लेकिन उसके बाद भी हमें वो महँगाई फ़ील होता है। ये आखिर क्यों हो रहा है कि इतना वैल्यू अपना डेप्रिसिएशन होते जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि रुपये अपना वैल्यू धीरे-धीरे खोता जा रहा है? जो एक टाइम पे आज़ादी के टाइम पे ₹3.5 1 डॉलर मिल जाता था और 1970s के दौर में 7.5 से ₹8 में 1 डॉलर मिल जाता है, आज वो 90 क्रॉस कर चुका है। इवन अगर बात करें तो पूरे एशिया में रुपये सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह से आपके पोर्टफोलियो का इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं बोलें कि मैं तो इन्वेस्टमेंट करता नहीं स्टॉक मार्केट में, फिर मैं ये वीडियो क्यों देखूँ? तो ये सिर्फ आपका पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट नहीं करता, ये आपका ओवरऑल घर का खर्च, जो आपका जो डेली का एक्सपेंडिचर है, इनकम है, उसको भी इम्पैक्ट करता है, जो आप फील कर चुके होंगे अगर इस चीज़ को आप नोटिस करें। थर्ड, हम लोग बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा करेंसी है कि पहले तो बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन अब धीरे-धीरे टाइम के साथ में वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और एंड में बात करेंगे, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये चीज़ें इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, बिना सॉल्यूशन का ये वीडियो अधूरा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश और आप देख रहे हैं गुल्ला फाइनेंस। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रुपये का वैल्यू इतना क्यों गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर एक्सचेंज रेट होता क्या है। देखिए, रुपये का वैल्यू सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट में नहीं गिरा, बाकी जो करेंसी है यूरो, पाउंड, उसके अगेंस्ट में गिरा, लेकिन चूंकि ज्यादातर ट्रांजेक्शन डॉलर के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादातर करके बातें हो रही है। अब समझते हैं कि आखिर एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखिए, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है या फिर लिमिटेड है, तो जहां डिमांड और सप्लाई दोनों जाकर के मिल जाता है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से प्राइस तय होता है। इसी को एक्सचेंज समझ लीजिए कि अगर आपको 1 डॉलर चाहिए, आपके पास रुपीज है, तो जितना रुपये दे करके आप डॉलर खरीदते हैं 1 रुपया, वो हो गया एक्सचेंज रेट। लेट सपोज किसी को यहाँ से यूएस जाना है कुछ काम की वजह से या फिर घूमने जाना है, तो यूएस में रुपीज नहीं चलता, आपको डॉलर चाहिए, तो जिस रेट पे आप एक्सचेंज करते हैं, रुपीज दे करके डॉलर लेते हैं, वो रेट हो गया एक्सचेंज रेट। ये फॉरेन एक्सचेंज से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर डॉलर का ही डिमांड क्यों बढ़ रहा है? तो दुनिया में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में, उसमें से 60 से 65% ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है। इसीलिए हर एक कंट्री को डॉलर चाहिए। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर इंडिया चाइना से सामान खरीद रहा है, तो इंडिया चाइना को मान लीजिए कि 100 करोड़ का सामान इंपोर्ट किया, और ये चाइना को बोलता है कि हम 100 करोड़ रुपया तुमको रुपीज में देते हैं। चाइना बोलेगा कि नहीं, रुपीज में मत दो, मुझे डॉलर में दो, मैं रुपीज का क्या करूंगा? तो इंडिया अगर बोल भी देता कि अगर तुम जब हमसे सामान खरीदोगे, हमको दे देना वापस, बोलेगा चलो ठीक है भाई, दे देंगे। लेकिन ये चीजें तब पॉसिबल है जब इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हो, बट ये इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। जो हम पुराने एग्जांपल्स पे फिर आते हैं, इंडिया चाइना से 100 करोड़ का माल लिया, 100 करोड़ का प्रोडक्ट मंगाया, इंपोर्ट किया, तो 100 करोड़ रुपये उसको रुपीज के फॉर्म में दे दिया। अब चाइना इंडिया से 60 करोड़ का सामान लिया, तो बाकी का जो 40 करोड़ चाइना के पास पड़ा हुआ है, वो आखिर क्या करेगा? जब वो यूएस से कुछ सामान मंगाएगा, यूएस तो बोलेगा हम डॉलर लेंगे, रुपीज तो लेंगे नहीं। या फिर रशिया से मंगाया या और भी कोई कंट्री से मंगाएगा, तो वहां तो रुपीज चलता नहीं है, वो लोग सारे को डॉलर्स के फॉर्म में मांगे, इसीलिए रुपीज का वहां पे वैल्यू नहीं है। जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है, वो ये भी बताता है कि किस कंट्री का कितना वैल्यू है। जिस करेंसी का वैल्यू जितना ज्यादा, उस कंट्री का वैल्यू उतना ज्यादा है, वो इतना ज्यादा डेवलप माना जाता है, उसकी जीडीपी अच्छी ग्रो करी है और बाकी सारी चीजें भी अच्छा है। तो डॉलर का डिमांड बढ़ने का एक पहला रीजन होता है कि ये जो हम लोग ट्रेड करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ में, उसमें डॉलर में ट्रेड होता है। दूसरा रीजन है कि जब एफआईज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो एफआईज इंडिया में जब आया, तो वो डॉलर्स के फॉर्म में पैसा लाया और यहाँ पे रुपीज में कन्वर्ट करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। लेकिन जब वो लेके गया, जब विड्रॉ किया, तो वो यहाँ से रुपीज के फॉर्म में किया, लेकिन जब वो अपने कंट्री में जाएगा, तो वो उसे डॉलर में लेकर के जाएगा। पिछले 1 साल में 16.5 बिलियन डॉलर एफआईज ने विड्रॉ किया है इंडियन स्टॉक मार्केट से। जी हाँ, 16.5 बिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो यहाँ क्या हुआ, फिर से डॉलर का डिमांड बढ़ गया और रुपीज का डिमांड घट गया। एक और रीजन है जहाँ पे डॉलर्स का डिमांड बढ़ता है, इंडिया जो लोन लेता है बाहर से, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जब वो लोन लेता है इंडिया, तो वो लोन लेता है डॉलर्स के फॉर्म में, रुपीज के फॉर्म में तो लेता नहीं है, और जब रिटर्न भी करना है तो भी उसे डॉलर्स के फॉर्म में देना। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, डॉलर्स का डिमांड बढ़ रहा है और रुपीज का डिमांड कम हो रहा है।
एक रीजन ये है। तीसरा, नेक्स्ट ऑलरेडी हम बताएं कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री होता तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स आता है, क्योंकि बाहर से हमारे पास डॉलर आता है। बट चूंकि इंडिया एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं, और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट होता है इंडिया करता है वो है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं कि चलो ठीक है इस मंथ हम नहीं कराते हैं इम्पोर्ट, अगले महीने करवा लेंगे। नहीं, ये बहुत ही इसेंशियल, इसके बिना तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं। क्रूड ऑयल जितना भी कंज्यूम करते हैं उसका 85% हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं, और वहां पे अगेन जो हम पेमेंट्स करते हैं वो डॉलर्स के फॉर्म में होता है, ना कि रुपीज के फॉर्म में। रुपीज के फॉर्म में रसिया के साथ में ट्रांजेक्शन हुआ था, बट रसिया उस रुपीज को यूज ही नहीं कर पाया, वो आज भी एज इट इज पड़ा हुआ है बहुत सारे रुपीज के फॉर्म में, इसलिए अब वो डॉलर्स लेता है। ये सारे रीजन था जिसकी वजह से डॉलर्स का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ रहा है। नेक्स्ट, ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है करेंसी एक्सचेंज रेट का अगर बढ़ता है या घटता है, तो ओवरऑल बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स है। अगर उस सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू, अगर म्यूचुअल फंड उस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आपका फंड बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। उसमें सबसे नंबर 1 तो क्रूड ऑयल का है। जैसा कि मैंने बताया कि 85% ऑफ कंजम्पशन का क्रूड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ा तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करेंगे सेम अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल के लिए। दूसरा है आईटी सेक्टर्स। देखिए, पूरा इंडिया का आईटी सेक्टर बेस्ड है यूएस और यूरोप का मार्केट के ऊपर, यानी हम लोग जो काम करते हैं इंडियन आईटी सेक्टर्स का, उसका जो पेमेंट्स आता है क्लाइंट से यूएस और यूरोप से, वो आता है डॉलर्स के फॉर्म में। यानी अगर रुपीज डिवैल्यू होगा, डॉलर बढ़ेगा, तो ये जो आईटी सेक्टर्स में कंपनी है उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए आप देखेंगे बहुत बार इंडियन स्टॉक मार्केट जो ओवरऑल मार्केट है वो डाउन में है, उसके बाद भी इंडियन आईटी सेक्टर्स चढ़ा हुआ है, अगर वो करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है रुपीज तो। क्योंकि मान लीजिए अगर 8 घंटा आपको काम करना पड़ा या कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उस प्रोजेक्ट का कीमत है $1000। अगर अभी $1 85 रुपीज का रेट चल रहा है, तो आपको कितना पेमेंट मिल रहा है? 85,000 रुपीज। लेकिन वहीं अगर रुपीज का वैल्यू गिर गया और डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, अब $1 90 रुपीज का हो गया, तो सेम प्रोजेक्ट के लिए आपको मिलेगा $1000, और $1000 जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 90,000 रुपीज। यानी सेम काम के लिए आपको 5000 ज्यादा मिल गया, सिंस की रुपी का वैल्यू गिर गया और डॉलर का वैल्यू बढ़ गया। और जितने भी आईटी सेक्टर्स की कंपनी, उसका 60 से 65% रेवेन्यू यही दो कंट्री से आता है, यूएस और यूरोप से। थर्ड सेक्टर्स है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसका 40 to 45% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, और ये बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं यही यूएस और यूरोप में। ये दो कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है फार्मा कंपनी से। लेकिन इसमें एक और कैच है, फार्मा कंपनी जो दवाइयां बनाती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो यानी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट्स मिलता है, रेवेन्यू जो मिलता है वो होता है डॉलर्स के फॉर्म में। लेकिन जब हम पेमेंट्स करते हैं चाइना को, रॉ मटेरियल मंगाते हैं, हम फिर पेमेंट करें डॉलर्स के फॉर्म में, तो यहाँ से डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, वहां से हमें डॉलर मिल रहा है, यहाँ से हम डॉलर का पेमेंट करें। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भी ऐसी कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, वो कंपनी जब करेंसी एक्सचेंज का रेट बढ़ता है घटता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। लेकिन वो सारी छोटी छोटी कंपनियां जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है तो उसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपको मंगाना ही पड़ेगा चाइना से, बिना रॉ मटेरियल का ये मेडिसिन बनेगा नहीं, और उसके लिए आप डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स होता है डॉलर का स्ट्रांग होने पे और रुपीज के गिरने पे। बट सिंस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है लेकिन रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, तो उससे आपका ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए अगर आप सेम सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग कंपनीज का अपना एक स्टोरी है खुद का, तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। थर्ड सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होता है, वो है ऑटो सेक्टर्स। अब ऑटो कंपोनेंट्स जो है 15 से 20% जो टोटल हम लोग रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्री से। अगेन जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट्स कहाँ जा रहा है? डॉलर्स के फॉर्म में। ईवी सेक्टर्स अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, बातें भी हो रही है, उसकी गाड़ियां भी बिक रही है। तो ईवी सेक्टर्स में ईवी के जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जितने भी गाड़ियां आ रही है उसमें से 40 to 45% जो कंपोनेंट्स है, जो रॉ मटेरियल है, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और जब इंपोर्ट करते हैं तो अगेन वो पेमेंट्स हो रहा है डॉलर्स के फॉर्म में, और डॉलर्स का डिमांड बढ़ रहा है और रुपीज का घट रहा है। तो जब जब रुपीज फॉल होगा तब तक ये जो ऑटो सेक्टर्स में कंपनियां हैं इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल अगर कॉस्ट बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट दो जगह है, या तो आप रेवेन्यू अपना बढ़ा लीजिए प्राइस बढ़ा करके सेम कार का या बाइक का,
रहेगा या फिर दूसरा तरीका है आप प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा-सा कम रख लीजिए। वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज़ हो जाता है। यही 2 तरीका या तो आप प्रॉफिट मार्जिन को स्क्वीज़ कर लीजिए या फिर आप प्राइस बढ़ा लीजिए और वो जो डिफरेंस है वो क्लाइंट के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, कस्टमर्स के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। अल्टीमेटली जो बाइक या कार को ड्राइव कर रहा है। ये 2 तरीकों से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या शुरू से रुपीज़ इतना ज़्यादा वीक था डॉलर के अगेंस्ट? लेकिन नहीं। शुरू में जब आज़ादी के टाइम पे देखा अगर 1947 50s का अगर दौर में देखें तो $1 हमें ₹3 ₹3.5 इतना में मिल जाता था और 1970s के टाइम पे तो वो $1 ₹7 में मिल जाता था, जिसके लिए आज हमें ₹90 पे करना पड़ रहा है। क्या कभी लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर एक करेंसी एक बार वीक हो गया तो वो फिर स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है? ऐसा भी नहीं है। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। हम लोग इस चीज़ को जापानीज़ येन के थ्रू देख सकते हैं। जापानीज़ येन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक था, 357 येन देना पड़ता था $1 के लिए, लेकिन आज वो 157 सिर्फ देता है $1 का। आइए इसको हम लोग चार्ट के थ्रू देखते हैं। हम लोग ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे आ गए और ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, अगर 1973 का देखें रुपीज़ और डॉलर में, तो 1973 में आपको $1 ₹7.5 मिल जाता था। वही आज 2025 में आपको ₹90.91 पे करना पड़ रहा है $1 के लिए। वहीं अगर आप जापानीज़ येन का देखें, तो जापानीज़ येन शुरू में 357 येन देना पड़ता था $1 के लिए, बट आज वो सिर्फ 154 येन दे रहा है $1 के लिए। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पूरा रेड है, गिर रहा है, बट एक्चुअल में ये गिरना दिखाता है कि डॉलर से कंपैरेटिव में येन मजबूत हो रहा है धीरे-धीरे। और ये हमारा दिख रहा होगा कि ये रुपीस तो ये चढ़ रहा है धीरे-धीरे, लेकिन रुपीस जितना ज़्यादा चढ़ेगा उतना ज़्यादा इंडिया के लिए खराब है, उतना ज़्यादा रुपीस वीक हो रहा है और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये चढ़ना असल में अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जापान ने ऐसा क्या किया कि इसका करेंसी जो इतना ज़्यादा कमज़ोर था, आज धीरे-धीरे इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। इंडिया क्या नहीं कर पाया जिसके कारण से इसका करेंसी धीरे-धीरे टाइम के साथ में वीक होता चला गया। तो जापान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हुआ करता था, जैसे आज इंडिया है। वो ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था और उसका करेंसी बहुत प्रेशर में रहता था। समय के साथ वक़्त बदला और वहाँ की जो कंपनियाज़ है, होंडा, टोयोटा, सोनी, ये सब बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू की और आज एक्सपोर्ट हब बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ तो डॉलर उसके कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आया और उसकी वजह से धीरे-धीरे उसका करेंसी स्ट्रॉन्ग होता चला गया। इंडिया आज भी इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर सिर्फ अक्टूबर की बात करें तो $41.7 बिलियन की इंपोर्ट हुआ है अक्टूबर तक में। जब तक हम इंपोर्ट की जगह पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं बनेंगे, डॉलर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स पड़ेगा, यानी डॉलर्स का डिमांड बढ़ता जाएगा और हमारी करेंसी को धीरे-धीरे डेप्रिशिएट होती जाएगी। तब रातों-रात इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग ना तो हब बन सकता है, ना ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन सकता है। बट हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो। ये जो चेंजेस आ रहा है करेंसी का, वो उससे हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक प्रॉपर एसेट एलोकेशंस कीजिए अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग। सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिए। इक्विटी के साथ में थोड़ा एक्सपोज़र डेट का भी रखिए, थोड़ा एक्सपोज़र गोल्ड का भी रखिए। गोल्ड और इक्विटी में इनवर्स रिलेशन होता है। आपने देखा होगा जब इक्विटी मार्केट चढ़ता है, गोल्ड का प्राइस उतना ज़्यादा नहीं चढ़ता है। बट जब इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं करता है, जैसे कि पिछला 15 महीने से अभी नहीं परफॉर्म किया, बट आप गोल्ड का प्राइस देखिए, गोल्ड यहाँ चढ़ा है। यहाँ पे ये हेजिंग्स हो जाता है एक तरह से। तो जब आप पोर्टफोलियो अपना डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो गोल्ड भी हो, डेट भी हो, इक्विटी भी हो। दूसरा, अपना थोड़ा-सा बिहेवियर में चेंजेस लाइए। पैनिक सेल करना नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक मोमेंट होता है, कुछ दिनों का होता है, कुछ महीनों का होता है। आप लॉन्ग टर्म विज़न लेकर के चलिए और अपने फाइनेंशियल गोल पे स्टिक रहिए, तभी आप इसे आराम से झेल सकते हैं या इसे आराम से पार कर सकते हैं। अदरवाइज़ पैनिक में आकर के सेल कर जाएँगे और आप बहुत बड़ा नुकसान कर जाएँगे। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएँ कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप ले रही है जिसके कारण रुपीज़ डेप्रिशिएट होना बंद होगा, एटलीस्ट थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो पहले के कंपैरेटिव में। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।